वेलकम। आज हम विलियम कॉलिंस की एक बहुत ही मशहूर कविता ओड टू इवनिंग को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या शाम सिर्फ दिन का एक टाइम है या फिर क्या वो एक इंसान भी हो सकती है? बड़ा अजीब सवाल है ना। पर विलियम कॉलिंस अपनी इस कविता में ऐसी ही एक कमाल की कल्पना करते हैं। वो शाम को एक जीती जागती देवी बना देते हैं जिसके अपनी इमोशंस हैं, अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो चलिए मिलते हैं इस देवी से। कॉलिंस इसे ईव नाम देते हैं और ये करने के लिए वो एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी टूल का यूज करते हैं जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि किसी बेजान चीज को या एक आइडिया को, जैसे इस केस में शाम को, इंसानी क्वालिटी दे देना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। किसी नॉन ह्यूमन चीज को इंसान जैसा बना देना। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक नहीं है, बल्कि ये तो वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर यह पूरी कविता खड़ी है। कॉलिंस यहां शाम को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, वो उसमें जान फूंक रहे हैं, एक रूह डाल रहे हैं। तो कैलिस कैसे बताते हैं कि ये देवी हैं कैसी? देखिए, वो बड़े केयरफुली वर्ड्स चूज करते हैं। वो उसे चेस्ट यानी पवित्र कहते हैं, रिजर्व्ड यानी जो ज्यादा बोलती नहीं, शांत रहती है, और मीकेस्ट यानी सबसे हम्बल, सबसे विनम्र। अब आप सोचिए, इन सारे शब्दों में कॉमन क्या है? ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो बहुत जेंटल है, काम है। ये वो देवी है जो शोर मचाते हुए तूफान की तरह नहीं आती। नहीं, वो तो बिल्कुल चुपके से, हौले से आती है और अपने साथ एक अजीब सा सुकून ले आती है। और ईव के कैरेक्टर को और बेहतर समझने के लिए कॉलिंस ने क्या किया? उन्होंने यूज एक पावरफुल फोर्स के ऑपोजिट रखा है, द ब्राइट हेयर्ड सन। देखिए, एक तरफ ईव है, शांत, रिजर्व्ड, फेमिनिन, और दूसरी तरफ है सूरज, जिसे एकदम एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी और बिल्कुल मैस्कुलिन फिगर की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो अपने दिन भर के राज के बाद अब अपने बादलों के टेंट में आराम करने जा रहा है। तो ये सिर्फ दिन और रात का कॉन्ट्रास्ट नहीं है, समझिए, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बीच एक खूबसूरत डांस जैसा है। दिन की भारी एक्टिविटी और शाम का वो शांत सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, तो अब हम देवी ईव के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो अब चलिए उसकी दुनिया में एंटर करते हैं। देखिए, कॉलिंस सिर्फ उसकी पर्सनालिटी नहीं बताते ना, वो उस पूरे एटमॉस्फेयर को पेंट करते हैं जो उसके आने से क्रिएट होता है। सोचकर देखिए, आखिर दुनिया बदलती कैसे है जब सूरज डूब जाता है और वो आती है। ये लाइंस देखिए, कितनी कमाल की इमेजरी है। दिन का जो राजा है यानी सूरज, वो अब अपने वेस्टर्न टेंट, मतलब पश्चिम में जो बादल हैं उनके पीछे जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दिन भर की जो भागदौड़ थी, जो शोर शराबा था, वो अब खत्म हो रहा है। और जब वो कहते हैं ओवरहैंग हिज वेवी बेड, तो ऐसा फील होता है जैसे सूरज समुद्र के ऊपर अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए जा रहा हो। कितना शांत सीन है। और ये जो शांति है ना, ये और भी गहरी होती जाती है। हवा बिल्कुल हश्ड यानी खामोश हो गई है। दिन का सारा शोर गायब, पर इस खामोशी में भी आवाजें हैं, लेकिन अलग तरह की। अब सुनाई दे रही है चमगादड़ की तीखी आवाज या फिर किसी भौरे की धीमी सी गुनगुनाहट। तो ये कंप्लीट साइलेंस नहीं है, ये एक नया साउंडस्केप है। ऐसे समझिए जैसे दिन का शोर अब शाम की एक मीठी लोरी में बदल गया है। तो इस पूरे शांत माहौल से इंस्पायर होकर पोएट अब डायरेक्ट उस देवी से बात करता है। वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है, एक प्रेयर करता है, नाउ टीच मी, अब मुझे सिखाओ। वो चाहता है कि शाम की देवी उसे ऐसी कविता लिखना सिखाए जो बिल्कुल उसके जैसी ही सॉफ्टेंड हो, कोमल हो। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनकर नहीं रहना चाहता, नहीं, वो उसकी सुंदरता का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए एक गीत लिखना चाहता है। लेकिन आइए अब एक ट्विस्ट देखते हैं। ये जो देवी है, ये हमेशा इतनी जेंटल और काम नहीं रहती। उसके दो रूप हैं, दो चेहरे हैं, एक खूबसूरत और एक थोड़ा कठोर। कॉलिंस ने शाम की सिर्फ एक साइड नहीं दिखाई, उन्होंने उसकी पूरी पिक्चर प्रेजेंट की है। तो पहले चलिए उसके खूबसूरत रूप को देखते हैं। पोएट इसे जीनियल लव्ड रिटर्न कहता है, मतलब उसका वो आना जिसका सबको इंतजार रहता है, जो सबको पसंद है। ये वो वाली शाम है जो अपने साथ आराम, सुकून और दिन के खत्म होने का आराम लाती है ना? ये वो चेहरा है जिसे हम सब पसंद करते हैं। फिर आती है दूसरी साइड। कॉलिंस लिखते हैं, बट व्हेन चिल ब्लस्टरिंग विंड्स और ड्राइविंग रेन। अब ये वो शाम है जो ठंडी, थिथुरा देने वाली हवाएं और तेज बारिश अपने साथ लाती हैं। अब ये वो जेंटल देवी नहीं रही, अब ये एक ऐसी पावरफुल फोर्स बन गई है जो हमें मजबूर कर देती है कि हम अपने घरों में अंदर सेफ जगह ढूंढ लें। और ये जो हार्शनेस है, ये और भी बढ़ जाती है जब विंटर सीन में आता है।
यहाँ देखिए, विंटर को भी पर्सोनिफाई किया गया है। उसे एक गुस्से वाली वायलेंट पर्सनैलिटी दी गई है जो हवा में येलिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है। और वो ईव के रोब्स यानी उसके कपड़ों को रूडली रेंट्स बड़ी बेरहमी से फाड़ रहा है। यहाँ पर ईव थोड़ी कमज़ोर लगती है, वल्नरेबल लगती है। लेकिन, और यही इस कविता का असल मैसेज है, इतने कठोर मौसम के अटैक के बाद भी शाम फिर लौटती है। वो हमेशा रहती है, वो कांस्टेंट है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद आखिर ये देवी है क्या? क्या वो सच में सिर्फ दिन का एक हिस्सा है? नहीं, कोलिंस के लिए वो उससे कहीं ज्यादा है। वो मन की एक स्टेट है, एक कंटेम्पलेटिव स्टेट ऑफ माइंड। मतलब एक ऐसी अवस्था जब हम शांति से बैठकर गहराई से सोच सकते हैं। और जब हम इस शांत कंटेम्पलेटिव स्टेट में होते हैं, तब हमें 4 अनमोल गिफ्ट्स मिलते हैं। पहला, फैंसी मतलब इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। दूसरा, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती और कंपेनियनशिप। तीसरा, साइंस जिसका मतलब है नॉलेज, लर्निंग। और चौथा, हेल्थ, अच्छी सेहत, फिजिकल भी और मेंटल भी। तो आप देख रहे हैं, कॉलिंस के लिए शाम सिर्फ अंधेरा होने का टाइम नहीं है, बल्कि इंसानियत की सबसे बेस्ट क्वालिटीज का सोर्स है। चलिए, अब हम इस कविता की लेगेसी को देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर इतने सालों बाद भी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये इतनी स्पेशल क्यों है? देखिए, ये पोम अपने टाइम से काफी आगे थी। जिस दौर में ये लिखी गई उसे नियो क्लासिकल एज कहते हैं। उस टाइम पर पोइट्री में लॉजिक और सोसाइटी पर ज्यादा फोकस होता था। लेकिन कॉलिंस ने कुछ अलग किया। उन्होंने नेचर, इमोशंस और पर्सोनिफिकेशन जैसी चीजों पर फोकस किया। और ऐसा करके उन्होंने आने वाले ग्रेट रोमांटिक पोएट्स जैसे कि वर्ड्सवर्थ और कीट्स, इनके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। इसीलिए इस कविता को नियो क्लासिकल एज और रोमांटिसिज्म के बीच का एक ब्रिज, एक पुल माना जाता है। तो चलिए, अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। क्या ओड टू इवनिंग सिर्फ शाम के बारे में है, या फिर क्या कॉलिंस ईव के जरिए वुमनहुड के कॉम्प्लेक्स नेचर पर कोई कमेंट कर रहे थे? एक ऐसी पर्सनालिटी जो जेंटल भी है और हार्श भी, खूबसूरत भी है और वुल्नरेबल भी, सब एक ही समय पर। यह एक ऐसी सोच है जो इस कविता को और भी गहरा बना देती है। इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।